हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप हार्दिक स्वागत है। तो ये क्लास होने वाली है आज आपकी साइंस कंटेंट के लिए। किसके लिए होने वाली है? साइंस का जो कंटेंट आपका सीटेट के एग्ज़ाम में आता है। पेडागोजी की मैं क्लास करा चुकी हूँ और डेली आपकी क्लासेस में नए नए क्वेश्चंस पेडागोजी के भी देखने को मिलेंगे। आज हम कंटेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ हमने 6 to 8 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं। आपको 6 to 8 एनसीईआरटी के निचोड़ में आपको 15 क्वेश्चंस डेली न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को देखते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल और थल दोनों में रह सकता है, यानी कि उभयचर है, और त्वचा तथा फेफड़ों दोनों से श्वसन कर सकता है? यानी कि कौन सा जीव है जो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, उभयचर है और त्वचा तथा फेफड़ों दोनों से श्वसन कर सकता है? ए ऑप्शन है आपका मछली, बी ऑप्शन है आपका केंचुआ, सी ऑप्शन है आपका मेढक, डी ऑप्शन है आपका घोंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, मछली नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका कट जाएगा, मछली नहीं है। बी ऑप्शन देखिए केंचुआ, केंचुआ भी नहीं है, बी ऑप्शन भी कट जाएगा। घोंगा, घोंगा भी नहीं है जो जल और थल दोनों में रहता है और त्वचा और फेफड़ों दोनों से श्वसन करता है, घोंगा भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेढक। ठीक है, तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेढक। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल और थल दोनों में रह सकता है, यानी कि उभयचर है और त्वचा तथा फेफड़ों दोनों से श्वसन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेढक। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेढक। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं और कौन सी गैस को मुक्त करते हैं? ए ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन का उपयोग, नाइट्रोजन मुक्त। बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, ऑक्सीजन मुक्त। सी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त। डी ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, हाइड्रोजन मुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ऑक्सीजन का उपयोग, नाइट्रोजन मुक्त, ये नहीं होगा। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। नाइट्रोजन का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, हाइड्रोजन मुक्त, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, ऑक्सीजन मुक्त। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, ऑक्सीजन मुक्त। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं। ये आपकी ऐसी सीरीज़ चलती रहेगी जिसमें डेली आपको 15 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, जिनमें से ज़रूर आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाँ स्क्रीन पर देखिए। कॉपर के बर्तनों पर लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर जो हरी परत जम जाती है वह रासायनिक रूप से क्या होती है? यानी कॉपर के बर्तनों पर लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर जो हरी परत जम जाती है वह रासायनिक रूप से क्या होती है? ए ऑप्शन है आपका कॉपर सल्फेट, बी ऑप्शन है आपका कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, सी ऑप्शन है आपका कॉपर ऑक्साइड, डी ऑप्शन है आपका केवल कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, देखो कॉपर सल्फेट नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड, सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड भी नहीं होगा। डी ऑप्शन केवल कॉपर हाइड्रोक्साइड, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। तो बचा बी, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। कॉपर के बर्तनों पर लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर जो हरी परत
जम जाती है वह रासायनिक रूप से क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ठीक है, तो ये 3 का बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। कॉपर के बर्तनों पर लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर जो हरी परत जम जाती है वह रासायनिक रूप से क्या होती है? तो क्या होती है वो? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ए ऑप्शन है आपका आमाशय स्टोमक, बी ऑप्शन है आपका बड़ी आंत, सी ऑप्शन है आपका छोटी आंत, डी ऑप्शन है आपका मुख गुहिका। पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो, आमाशय में नहीं होता, स्टमक में नहीं होता, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बड़ी आंत में भी नहीं होता, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। मुख गुहिका में भी नहीं होता है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत। ठीक है, तो मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्युत विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है परिपथ में विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, सी ऑप्शन है अत्यधिक विद्युत धारा बहने पर परिपथ को तोड़कर सुरक्षा करने के लिए, या डी ऑप्शन है बल्ब की चमक को नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए, परिपथ में विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए नहीं, फ्यूज वायर का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, जी नहीं, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, बल्ब की चमक को नियंत्रित करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक विद्युत धारा बहने पर परिपथ को तोड़कर सुरक्षा करने के लिए फ्यूज वायर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अत्यधिक विद्युत धारा बहने पर परिपथ को तोड़कर सुरक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पादपों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? पादपों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका फ्लोएम, बी ऑप्शन है आपका जाइलम, और देखते हैं दो ऑप्शन क्या हैं आपके, सी ऑप्शन है आपका रंध्र, डी ऑप्शन है आपका मूल रोम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, मूल रोम तो नहीं होता है, डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। रंध्र भी नहीं होता है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और दो ऑप्शन क्या थे? फ्लोएम, देखो फ्लोएम भी नहीं होता है। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो फ्लोएम भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जाइलम। ओके, तो 6 का आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा केमिकल चेंज का उदाहरण है?
ए ऑप्शन है मोम का पिघलना, बी ऑप्शन है जल से बर्फ बनना, सी ऑप्शन है लोहे पर जंग लगना, डी ऑप्शन है चीनी का जल में घुलना। तो देखिए मोम का पिघलना नहीं है केमिकल चेंज का उदाहरण, ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। जल से बर्फ बनना ये भी नहीं है, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। चीनी का जल में घुलना ये भी नहीं है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। केमिकल चेंज का कौन सा उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है जिसके कारण त्वचा पर जलन होती है? चीनी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है जिसके कारण त्वचा पर जलन होती है? ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है आपका साइट्रिक अम्ल। तो चीटी पर पूछ रहा है, ये किस पर पूछ रहा है? चीटी पर। तो देखो एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल भी नहीं पाया जाता, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए साइट्रिक अम्ल भी नहीं पाया जाता। चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चीटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण त्वचा पर जलन भी होती है। ठीक है, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर, किसी वस्तु पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब हमें महसूस क्यों नहीं होता? किसी वस्तु पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब हमें महसूस क्यों नहीं होता? ए ऑप्शन है क्योंकि यह दाब बहुत कम होता है, बी ऑप्शन है हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और बाहर के दाब को संतुलित कर देता है, सी ऑप्शन है हमारी त्वचा इस दाब की प्रतिरोधी होती है, या डी ऑप्शन है क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। तो 9 का राइट आंसर देखो, क्योंकि हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं, डी ऑप्शन तो वैसे ही बिल्कुल कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है? हमारी त्वचा इस दाब की प्रतिरोधी होती है, बिल्कुल गलत बात है। सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए, क्योंकि यह दाब बहुत कम होता है, जी नहीं, ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है आपका? हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और बाहर के दाब को संतुलित कर देता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 9 का वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पूरे क्वेश्चंस देखिएगा आप, पूरे 15 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, अमीबा अपने भोजन को पकड़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? अमीबा अपने भोजन को पकड़ने के लिए किस संरचना का प्रयोग करता है? ए है सीलिया, बी ऑप्शन है आपका पादाव या कूटपाद, सी ऑप्शन है आपका स्पर्शक, डी ऑप्शन है आपका मुख। तो देखिए सीलिया का तो नहीं करता है उपयोग अमीबा, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब देखिए स्पर्शक का भी नहीं करता है, सी भी कट हो जाएगा। मुख का तो करता ही नहीं है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या है? पादाव या कूटपाद, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीबा अपने भोजन को पकड़ने के लिए पादाव या कूटपाद का उपयोग करता है संरचना का। ठीक है, तो आपका 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 क्या है? ध्वनि की तीक्ष्णता या पतलेपन पिच को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका ध्वनि का आयाम एम्पलीट्यूड, बी ऑप्शन है ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, सी ऑप्शन है ध्वनि का वेग वेलोसिटी, डी ऑप्शन है माध्यम की प्रकृति। तो देखिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो एम्पलीट्यूड तो नहीं होता है,
ध्वनि की तीक्ष्णता या पतलेपन को निर्धारित करने वाला कारक। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, ध्वनि का वेग भी नहीं होता है। सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। माध्यम की प्रकृति भी नहीं होती है ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच को निर्धारित करने वाले कारक में। डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की तीक्ष्णता या पतलेपन को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? ध्वनि की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लिटमस जो एक प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर है, किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है, किससे प्राप्त किया जाता है वो? ए ऑप्शन है शैवाल से, बी ऑप्शन है कवक से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है ब्रायोफाइटा से। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो शैवाल से नहीं प्राप्त किया जा सकता लिटमस। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखिए कवक से भी नहीं, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। और बायोफ्राइटा से भी नहीं, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका 12 का राइट आंसर क्या होगा? लाइकेन से। 12 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, लाइकेन से। ठीक है, लिटमस जो एक प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर है, किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिल्क फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेशम का धागा मुख्य रूप से किससे बना होता है? यानी कि सिल्क फाइबर मुख्य रूप से किससे बना होता है? ए ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट से, बी ऑप्शन है आपका वसा से, सी ऑप्शन है आपका प्रोटीन से, डी ऑप्शन है आपका सेल्यूलोज से। तो किससे बना होता है रेशम का धागा यानी कि सिल्क फाइबर? 13 का राइट आंसर देखो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बना होता है। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। और देखो वसा से भी नहीं बना होता, बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। और सेल्यूलोज से भी नहीं बना होता, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो रेशम का धागा मुख्य रूप से किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, प्रोटीन। ठीक है, रेशम का धागा मुख्य रूप से किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक सेकेंड। तो 14 देखिए, 14 स्क्रीन पर आप अपनी देखिए क्या है क्वेश्चन है आपका, जब किसी परख नली में अम्ल और क्षारक के विलयन को मिलाया जाता है, किसी टेस्ट ट्यूब में किसको मिलाया? परख नली में किसको मिलाया जा रहा है? अम्ल को और क्षारक के विलयन को मिलाया जाता है। तो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ए ऑप्शन है तापमान घटता है, बी ऑप्शन है तापमान बढ़ता है और लवण तथा जल बनते हैं, सी ऑप्शन है कोई नया पदार्थ नहीं बनता, या डी ऑप्शन है केवल गैस निकलती है। अम्ल और क्षारक के विलयन को परख नली में मिलाया जाता है, तो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? देखो तापमान घटता है, नहीं, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, तापमान नहीं घटता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सी ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा, क्यों नहीं बनता है। डी ऑप्शन देखिए केवल गैस निकलती है, जी नहीं, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, बी क्या है? तापमान बढ़ता है और लवण तथा जल बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तापमान बढ़ता है और लवण तथा जल बनते हैं। जब किसी परख नली में अम्ल और क्षारक के विलयन को मिलाया जाता है तो इस उदासीनी अभिक्रिया में क्या होता है? तापमान बढ़ता है और लवण तथा जल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखिए 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। हालांकि ये क्लास आपकी 15 क्वेश्चंस की डेली चलती रहेगी, डेली आपको वीडियोस और नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्लास में। देखिए घर्षण यानी कि फ्रिक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है? फ्रिक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है? हमेशा गति का विरोध करता है।
बी ऑप्शन है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी कि हीट उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन है चिकनी सतहों पर घर्षण बल अधिक होता है। डी ऑप्शन है आपका वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाकर घर्षण बढ़ाया जाता है। तो आपका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ए, फिर से देखिए, असत्य बताना है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, ए ऑप्शन। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है चिकनी सतहों पर घर्षण बल अधिक होता है। डी ऑप्शन है वाहन के टायरों को खांचेदार घर्षण बढ़ाया जा सकता है, खांचेदार बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। इसमें हमें फॉल्स बताना है। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, घर्षण के संदर्भ में कौन सा असत्य है, फॉल्स बताना है। तो घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य नहीं है। ठीक है, घर्षण से ऊष्मा हीट उत्पन्न होती है, ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, ये भी असत्य नहीं है। ठीक है, वाहन के टायरों को खांचेदार बढ़ाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है, ये भी ऑप्शन आपका फॉल्स नहीं है। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका असत्य क्या हो जाएगा? चिकनी सतहों पर घर्षण बल अधिक होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। सतहों पर घर्षण बल अधिक होता है, ये असत्य बात है। ठीक है, असत्य पूछा है इसमें। तो घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चिकनी सतहों पर घर्षण बल अधिक होता है, ये गलत है। गलत पूछा है इसमें। ठीक है, ये सही है, ये सही है आपका, ये भी सही है। गलत कौन सा है? चिकनी सतहों पर घर्षण बल अधिक होता है, ये फॉल्स है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइंस सब्जेक्ट के कंटेंट की। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।